की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। हम अन्य देशों से लगभग आधे टैरिफ लेंगे। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत पर 27% टैरिफ लगाएगा। Very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off. आपको ये बड़ी खबर भी दे दें कि ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टैरिफ के असर की समीक्षा के लिए इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर के साथ बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा जारी है। पूरी खबर जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ट्रंप की तरफ से टैरिफ के ऐलान के बाद सरकार में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद से सरकार हरकत में आ गई और रात 3 बजे से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया उद्योग मंत्रालय में और उस ट्रंप टैरिफ की समीक्षा की गई। और अब उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक बयान आया है। उस बयान में कहा गया है कि इस ट्रंप टैरिफ के ऐलान का कितना असर पड़ेगा उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बातचीत करेंगे, एक्सपोर्टर के साथ बातचीत करेंगे और उनके सुझाव लिए जाएंगे। उनके फीडबैक के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू सरकार ने अपने बयान में फोकस किया है वो ये है कि यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो काफ़ी तेजी से काम उस पर हो रहा है और यूएस के साथ लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार संपर्क में है। और जैसे ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें सुधर कर आएंगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई हुई सरकार दिख रही है। लेकिन बता दूं कि सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा तो जाहिर तौर पर ट्रंप की तरफ से भी उधर से भी ड्यूटी घटने की संभावना है। तो जो ड्यूटी अभी लगाई गई है वो लंबे समय तक रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यूएस टैरिफ को लेकर तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर भी बातचीत चल रही है। Commerce Ministry put out a good statement. We are looking at the global strategic partnership. So I think you should go with what the Department of Commerce has put out. We are already on a conversation with them on the bilateral trade agreement, and that conversation is continuing. तो ट्रंप के 27% रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या कुछ असर बाजार पर और अलग अलग सेक्टर पर देखने को मिलेगा, ये जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, ट्रंप टैरिफ का भारत के किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और साथ ही जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनकी क्या राय है? देखिए, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिसके अंदर भारत पे उनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से 27% का टैरिफ लगेगा। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है? फार्मा ऑब्वियसली, क्योंकि एसेंशियल इंपोर्ट्स है, और आईटी, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जिसका उत्पादन यूएस में नहीं होता, इन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिला है, उसमें फार्मा और आईटी ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ टैरिफ होंगे लेकिन टैरिफ नहीं आए, जिनके कारण सारे के सारे फार्मा शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्लोडाउन के चलते अगर यूएस स्लोडाउन हो गया तो आईटी शेयरों को एक मार पड़ सकती है, जिसके कारण मिड कैप आईटी में पर्टिकुलरली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स पे, तो टाटा मोटर्स, क्योंकि जेएलआर की लगभग 20% आय यूएस मार्केट से आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी एक 25% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती हैं, इन पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगा है, जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये सारे शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि कोरिया, वियतनाम जैसी
बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहां आपको एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकाबले भारत पे कम टैरिफ है, तो वहां पैनिक देखने को मिल रहा है। और क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, शायद भारत का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑब्वियसली केमिकल्स सेक्टर के साथ यहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होंगे, जिसके कारण केमिकल के मांग में और इन जनरल जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत होने की बात आ रही है। और अगर हम ब्रोकरेज की माने तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत एक प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनको लगता है कि जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट्स को लेके। बर्नस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे असर नहीं देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले 6 महीनों में शायद ये टैरिफ यहाँ से कम हो या नए एफटीए साइन हो, जिसके कारण भारत जैसे कंट्रीज़ को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। यतिन, अगर कंपनी स्पेसिफिक देखें तो किसके लिए ये पॉजिटिव और किसके लिए ये नेगेटिव है? बिल्कुल, अगर हम सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ आपको दिखेगा कि जो फार्मा शेयर्स हैं, जैसे कि औरोबिंदो, जैसे कि जाइडस लाइफ, सन फार्मा, इन सब फार्मा कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी आपको एक इम्पैक्ट दिखा था, पैनिक दिखा था, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है। 4-5% के गैप अप के साथ सारे फार्मा शेयर्स आपको ऊपर जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें या एक्सपोजर्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक्सपोजर कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्लोडाउन के चक्कर में शायद आईटी शेयर्स को मार पड़े, इसके लिए परसिस्टेंट और कोफो जैसी मझौली कंपनियों पे आपको एक दिक्कत देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली केमिकल्स की बात करें तो यहाँ ऑटो एंसिलरीज की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग जैसी कंपनियों पे ऑलरेडी टैरिफ अनाउंस हो गया था 25% का, लेकिन अब ये टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए टैरिफ्स में जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसको अमल में लाया जाएगा। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें या मदरसन संवर्धन की बात करें तो यहाँ 20% एक्सपोजर आपको इन सारे ऑटो कंपनीज पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम अपार इंडस्ट्रीज़ और एसआरएफ की बात करें तो यूएस से एक बड़ा सेल्स फिगर इनके पास आता है, जिसके कारण दोनों ही स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने बेशक दुनिया भर के देशों पर लगान लगाया है, लेकिन दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है। तो ट्रंप भारत पर कितने मेहरबान रहे हैं, जानकारी दे रही हैं मिताली जैन। तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रंप का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने यूएस के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ्स पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है, वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो नए टैरिफ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज्यादा टैरिफ नजर आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहां पे वो बढ़कर 24% हो गया और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए।
अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ट्रम्प टैरिफ के सामने भारतीय बाजार मजबूती से टिका रहा। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा तो वहीं सेंसेक्स में 322 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी दिखाई दी। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे से सुधरकर बढ़त पर बंद हुए। तो पूरा अपडेट ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा स्टॉक्स का हाल? तो डेफिनेटली 26% की टैरिफ लगने के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स है, आज उन्होंने अच्छा खासा एक सेटअप दिखाया है। इस टाइम पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। डेफिनेटली पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिया है। आईटी में एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दिया, बट एट द सेम टाइम फार्मा ने भी आज अच्छा खासा तेजी दिखाई है। पावर ग्रिड 4.5% का इजाफा, सन फार्मास्यूटिकल 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 3.25% और सिप्ला में भी 3% की मजबूती हमें देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रिक की बात करी जाए तो देखिए सारे ही आईटी पैक है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और साथ ही साथ टीसीएस में आज एक बड़ा डेंट पड़ा है। यही नहीं बल्कि मिड कैप में तो इससे गहरा डेंट है। अगर मिड कैप के बढ़ने की बात करी जाए तो ल्यूपिन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैसगॉन में 5.25% की तेजी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 6% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रिक में एम्फेसिस, केपीआईटी, टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया। मिड कैप आईटी में जो डेंट है वो काफी ज्यादा गहरा है, बट ओवरऑल अगर हम समझे तो इंडियन मार्केट्स ने काफी मजबूती से ट्रम्प टैरिफ का सामना किया है। कंचन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, बाजार की नजर आज आईटी सेक्टर पर रही। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद आईटी शेयर्स में तेज गिरावट दिखाई दी। तो क्यों टूट रहे हैं आईटी शेयर, जान लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं, टैरिफ के ऐलान के बाद आईटी शेयर्स इतने क्यों टूटे? डेफिनेटली जिस तरीके से हमने ट्रम्प के टैरिफ का असर पूरे ही मार्केट में देखा है, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक काफी अच्छा खासा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। उनमें से एक सेक्टर आईटी भी है। अब हम बोल तो रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते यहां पे एक पेन आया है, लेकिन देखते हैं कि इस टाइम पे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी पिक्चर किस तरीके की है, यानी कि जो वैल्यूएशन वाइज है किस तरीके की तस्वीर सामने बन के आई है। देखिए लार्ज कैप की इस टाइम पे आप बात करें तो जो इस टाइम पे इनका पी रेशियो है, यानी कि पी इनके वैल्यूएशन है, वो कहीं ना कहीं अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आके ही ट्रेड कर रहे हैं। नंबर्स आपको काफी सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, चाहे आप बात टीसीएस की कर लीजिए, इन्फोसिस की कर लीजिए, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। ये तो बात हो गई पिक्चर की, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 26 के लिए इनका किस तरीके का नजरिया रह सकता है, तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ है हमें टीसीएस में 1.5% का देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करी जाए तो 5%, विप्रो 2%, एचसीएल टेक में 4.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो यहां पे भी हमें 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है कंपनी की सीसी ग्रोथ में। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप की पिक्चर इस टाइम पे किस तरीके की बनी हुई है। मिड कैप में आप देखेंगे कि एक भारी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है, जिसने पिछले 3 साल में काफी बड़े रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। अब लेके आइए कि जो मिड कैप की वैल्यूएशन की पिक्चर है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है अपने प्री कोविड लेवल से। हमने देखा था कि लार्ज कैप के जो अभी इस टाइम पे पी रेशियो है वो अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, लेकिन मिड कैप की आप तस्वीर देखेंगे तो अभी भी ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच्ड हमें नजर आ रहे हैं, जिस लिहाज से इस टाइम पे जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा तेज है। कोफोर्ज की बात करी जाए तो 36x पे ये ट्रेड कर रहा है। परसिस्टेंट 45x जो कि प्री कोविड लेवल पे 13x पे कारोबार कर रहा था। एम्फेसिस, केपीआई टेक, साथ ही साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी यहाँ पे हमें करीबन वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रेच्ड दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। इसके बाद जेफरीज का आईटी सेक्टर पे कहना है कि इस पे हमें एक सीधा डेंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूएस के अंदर जो रिसेशन की संभावनाएं बनी हुई है उसका असर हमें यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, लॉजिस्टिक की बात करी जाए या फिर रियल एस्टेट रिटेल कंपनीज की बात करी जाए तो वहां पे जो असर है वो हमें सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक रेट कट देखने को मिले। अगर रेट कट देखने को मिलता है तो इन तीनों ही जो सेगमेंट है वहां पे हमें इसका एक अच्छा असर आता हुआ दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कि इस टाइम पे यूएस के अंदर और साथ में सेगमेंट वाइज किस तरीके का एक्सपोजर है आईटी कंपनीज का। टीसीएस की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका करीबन 10% का एक्सपोजर है, रिटेल में इसका करीब 16% का एक्सपोजर है। इसी तरीके से इन्फोसिस 14%, एचसीएल टेक 19 एंड 10%, विप्रो 19% और टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 17 और 8% का एक्सपोजर है। अब जेफरीज का मानना है कि इस टाइम पे एचसीएल टेक इस काफी ज्यादा और एचसीएल टेक और साथ ही साथ जो टेक महिंद्रा है काफी स्वीट स्पॉट पे है, जहां पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं भी जताई जा रही है।
जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत कंचन, आपने शेयर बाजार और ट्रंप के टैरिफ का असर क्या होगा इस पर पूरी जानकारी दर्शकों को दी। तो आपको बता दें ट्रंप के टैरिफ का आईटी सेक्टर पर कितना असर होगा ये कहना अभी मुश्किल लग रहा है। नैस्कॉम के मुताबिक अभी ये देखना होगा कि ट्रंप टैरिफ से छूट आईटी सेक्टर में गुड्स को मिली है या फिर सर्विसेज को, इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। It's too early for us to comment anything on the specific tariff because we're still studying as to what the real tariff is at this point in time. All I can say is that there are tariffs on the goods and tariffs on the services, but at this point in time, services we haven't seen any details around in what it is. So we'll wait to understand what the broader structure of the tariff is before we come. तो संसद में आज अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर हंगामा मचा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि नई टैरिफ नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। Our ally suddenly decides to impose taxes or tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, what are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. तो ट्रंप टैरिफ का कितना डर है और कहां है अफसर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को नोटिस जारी किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डाटा लीक और साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बजाज फाइनेंस को आरबीआई से एक लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन आया है और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो कस्टमर्स के हित हैं और कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो चिंताएं हैं उसको बहुत सख्ती से आरबीआई ने व्यक्त किया है। इनफैक्ट आरबीआई को लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड कारोबार है उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से और ग्रुप की तरफ से, जहां इंटरनल कंट्रोल्स और जो प्रोसेसेस हैं क्लाइंट्स के लिए ठीक से नहीं तय किए गए हैं, जिसके कारण क्लाइंट्स को रिस्क होगा। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामले जो आ रहे हैं डेटा लीक्स के चलते, उसका भी रिस्क एक्सपोजर क्लाइंट्स के लिए बना हुआ है। इसके लिए अगर हम देखें तो जो डेटा लीकेज और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की तरफ से बजाज फाइनेंस को कदम उठाने के लिए कहा गया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो सीरियस डिस्प्लेजर है कंडक्ट बजाज फाइनेंस को, इस चीज़ को लेके यहाँ आरबीआई ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोर्ड को एड्रेस करते हुए ये कहा गया है कि कंप्लायंस को ठीक तरीके से अमल में लाया जाए, एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया जाए इंडिपेंडेंटली, जो ये मामले की तफ्तीश करे किस तरीके से आपके साइबर आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे मजबूत किया जाए ताकि जो क्लाइंट है इनका रिस्क एक्सपोजर कम हो सके। इनफैक्ट आईटी और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए कंपनी को स्पेसिफिक कंप्लायंस के निर्देश आरबीआई ने दिए हैं। ऑब्वियसली इस न्यूज़ के बाद क्योंकि क्रेडिट कार्ड कारोबार में काफ़ी उथल पुथल देखी है बजाज फाइनेंस की आपने, तो आरबीआई के इस लेटर के बाद शायद यहाँ और समय लग सकता है इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, जिसके कारण आज स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको पैनिक 1% जितना देखने को मिल रहा है। ट्रंप टैरिफ का असर कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिला है। सोने का भाव आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। तो आगे भी क्या सोने में तेजी जारी रहेगी या फिर नहीं, बता रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद सोने में हमने पूरा फायदा आते हुए देखा है। टैरिफ्स 10 से 50% तक लगाए गए हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, और इवन एज बाकी एसेट क्लासेस में हमने एक रिस्क ऑफ या रिस्क एवर्जन वाली स्थिति बनते हुए देखी, लेकिन पूरा फायदा यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया। रीजनल एक्विटी मार्केट्स में गिरावट थी। अगर आप क्रूड की बात करें तो वहाँ पर 4% की गिरावट है। हमने चांदी में 3% की गिरावट आते हुए देखी। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स में 2 से 5% तक की गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन सोने ने इसका पूरा फायदा उठाया है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 102 के लेवल तक पहुंचा, जो कि इस साल का सबसे लोएस्ट लेवल है। इसका फायदा भी यहां पर सोने में हुआ। बाजार को ऐसा लगता है कि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा, डिमांड सफर कर सकती है, इन्फ्लेशन वाली स्थिति बन सकती है, और यूएस में तो रिसेशन की बातें भी की जा रही हैं। तो इन सब का फायदा एक सेफ हेवन के तौर पर हमने सोने में आता हुआ देखा। अगर प्राइसेस की बात करें तो ये 21वां ऐसा दिन है इस साल में जब सोने ने ऑल टाइम हाई
हाइज बनाए हैं और हमने $3170 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे। फ्यूचर्स में तो 3200 का स्तर भी यहाँ पर सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पार किया। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, वेल यहाँ पर भी नया ऑल टाइम हाई है और मार्केट्स को लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब जीएसटी और मेकिंग चार्जेस जोड़ने के बाद आप लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए बन रही योजना में अभी और देरी हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी पर अभी कई मंत्रालयों ने फीडबैक तक नहीं दिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या है पूरी खबर। एक ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं कि क्या जो विदेशी ईवी गाड़ियां हैं, क्या उन पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। जो सरकार की वो पॉलिसी जो कि बनी ही थी कि भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो आके अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करें और उसके बदले में वो ड्यूटी में थोड़ा रिडक्शन पाएँ कुछ समय के लिए, उसमें देरी होती नजर आ रही है। जो सूत्र में बता रहे हैं, स्मेक पॉलिसी जो 1 साल पहले जिसकी घोषणा की गई थी, उसके फाइनल गाइडलाइन में अभी 2 से 3 महीने का वक्त और लग सकता है। पॉलिसी में क्या था कि अगर कोई कंपनी है जो कि भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, $500 मिलियन का कम से कम निवेश का वादा करती है, तो उसे हर साल 8000 यूनिट गाड़ियों को सिर्फ 15% ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। तो अब जो सूत्र में बता रहे हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 मंत्रालयों से संपर्क किया गया था जिसमें से सिर्फ 2 ने अब तक फीडबैक दिया है और जब तक ये सारे फीडबैक आ जाएंगे उसके बाद ही जो ये पॉलिसी है वो लागू हो पाएगी। तो इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए थे लगभग वही रहने वाले हैं। और एक और जो सरकारी सूत्र में बता रहे हैं कि किसी खास कंपनी के लिए इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से जैसा ड्राफ्ट था वैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत बदलाव की उम्मीद है, लेकिन इसमें भी समय लग सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। साल का वो समय एक बार फिर आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा जरूर बने और ये मौका ना गंवाएं। आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने थाईलैंड की पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत और थाईलैंड के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर मुहर भी लगी है। प्रधानमंत्री मोदी कल बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। करीब 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल कल आधी रात को लोकसभा से पास हो गया और आज संसदीय कार्य मंत्री ने इसे राज्यसभा में पेश किया, जहां फिलहाल बिल पर चर्चा जारी है। लोकसभा में बिल पर मत विभाजन किया गया, जिसमें 288 वोट बिल के पक्ष में और 222 वोट बिल के खिलाफ पड़े। कल लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार चर्चा देखने को मिली। आज राज्यसभा में भी बिल पर जोरदार बहस जारी है। बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा की शुरुआत की और ये कहा कि वक्फ के नए कानून का नाम उम्मीद रखा जाएगा। रिजिजू ने उम्मीद का फुल फॉर्म भी बताया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। रिजिजू ने कहा कि सरकार गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए ये बिल लेकर आई है। हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार ये भ्रम फैला रही है कि पुराने कानून में कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं था। अगर ऐसा प्रावधान नहीं होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग कैसे हैं? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले सिविल केस नहीं होता था, जमीन और संपत्ति का मामला सिविल केस के दायरे में होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। बोले जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चलिए अब खबर अहमदाबाद से, जहां पर एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तोहफे में महंगी कार, मोबाइल, सोना और दूसरे महंगे सामान दिए हैं। एक ज्वेलरी कंपनी ने आखिर क्यों दिए इतने महंगे तोहफे, देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। रूपल शाह अब गिफ्ट में मिली चमचमाती इनोवा कार से ज्वेलरी शोरूम में काम करने आते हैं। इन्हीं की तरह केके ज्वेलर्स ने 12 एम्प्लॉइज को इनोवा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कारें दी हैं। 4 कर्मचारियों को आईफोन और सैमसंग फोल्ड फोन मिले हैं। 16 कर्मचारियों को बाइक, कुछ लोगों को 50 ग्राम गोल्ड के सिक्के और डोमेस्टिक टूर पैकेज भी मिला है। इसके बाद कंपनी को लेकर कर्मचारियों में गजब का उत्साह है। कंपनी ने मेरे को इनोवा कार दिया है और कैलाश भाई का स्वभाव ऐसा है तो सबको अच्छी तरह से अच्छा काम देख के गिफ्ट देते हैं। मेरे को इनोवा कार दिया तो इससे पीछे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सेलिंग में अच्छा ध्यान रखता हूँ और कैलाश भाई से मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, हमें केके ज्वेल्स ने गैलेक्सी फोल्ड 5 गिफ्ट किया है, जो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, उससे भी बहुत ही अच्छा मुझे गिफ्ट मिला है और मैं इस कंपनी के लिए बहुत ही आगे भी बहुत अच्छा काम करूँगी। काबरा ज्वेलर्स ने अहमदाबाद में 18 साल में केके ज्वेलर्स के नाम से कुल 7 शोरूम खोले और आज कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ हो गया है। इस माइलस्टोन उपलब्धि पर कंपनी के एमडी ने इंसेंटिव के रूप में महंगे तोहफे दिए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि हमारी कंपनी में जो भी कर्मचारी है वो एक भी कर्मचारी हमने पेपर एड से कभी नहीं लिया है, ना कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी से। ये सब कर्मचारी जो हमारे 12 लोग हैं, इन्होंने अपने परिवार, फ्रेंड सर्कल और स्टाफ, जो इनके पुराने स्टाफ सर्कल में हमारी अच्छी बात करी तो लोग हमें जोड़ते गए। कंपनी छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब कर्मचारी उसको अपना मानकर काम करता है तब उसकी प्रगति निश्चित है। जहां वफादारी की कद्र होती है वहां काम जुनून बन जाता है और जिस कंपनी अच्छे काम के लिए कर्मचारियों को इंसेंटिव देती है उसको छोटे से बड़ा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। केतन जोशी, अहमदाबाद।
तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग में डुप्लीकेट सामान की शिकायत अब आम हो गई है। BIS के छापों में नकली सामान बरामद भी हुआ है। तो कैसे रुकेगा ये गोरख धंधा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।